गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जैसा कि आप लोग आज आपका सेकंड पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी का। फर्स्ट पार्ट आपकी वीडियो पहुंच चुकी है आपके पास। आप सभी ने नोट्स ले लिए होंगे। जिन्होंने अपने नोट्स नहीं लिए हैं वो कोचिंग में आके अपने नोट्स कलेक्ट कर लें। तो इलेक्ट्रिसिटी के फर्स्ट पार्ट में हमने आपको बेसिक टर्म्स बताए थे इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड। सबसे पहला आपको हमने इलेक्ट्रिक चार्ज बताया था, इलेक्ट्रिक चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी। फिर हमने चार्ज का वर्क डन बताया था जिसको पोटेंशियल कहते थे, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको बताए थे। उसके बाद हमने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट। आज नया टॉपिक हम आपको बताएंगे एक कि जो आपने बेसिक टर्म्स पढ़े थे, हमने बेसिक टर्म्स पढ़े थे चार्ज Q, उसके बाद हमने पढ़ा था पोटेंशियल V, फिर हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट I। अब आज हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन V एंड I। ये V और I के बीच में क्या रिलेशन होता है। V क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस, और I क्या था, इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हम देखेंगे कि कंडक्टर के या सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशन होता है। तो इसका नाम हम देंगे रिलेशन बिटवीन V एंड I। और इसका एक दूसरा नाम भी है जिस नाम से इसको क्वेश्चन में पूछा रहता है एग्जाम में आपके, जो इस नाम से नहीं आएगा, एग्जाम में आएगा एक दूसरे नाम से। उसका दूसरा जो नेम है वो है ओम्स लॉ। तो साइंटिस्ट थे जॉर्ज साइमन ओम, उन्होंने रिलेशन एस्टेब्लिश किया था। तो जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया था ओम्स लॉ के बारे में। तो जॉर्ज साइमन ओम ने ये बताया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट I, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। तो जॉर्ज साइमन ओम ने बात बताई कि जो इलेक्ट्रिक करंट I होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज के। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर हम करंट के अमाउंट को इंक्रीज करेंगे तो वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगा, करंट के अमाउंट को डिक्रीज करेंगे तो वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब इसकी आपको स्टेटमेंट कैसे याद करेंगे, तो बस आप इतना याद रखिएगा I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। और इससे पहले आपको सिर्फ एक बात लिखनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बस आपका स्टेटमेंट हो गया ओम्स लॉ का। एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ये आपका स्टेटमेंट हो गया। फिर से पढ़ लीजिए। आपको सिर्फ एक बात याद रखना है कि I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, और आपको उससे पहले सिर्फ एक बात लिखनी है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी जब टेम्परेचर कैसा रखा जाए, कांस्टेंट। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। अब ये I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और नाइन्थ में भी हमने कई सारे फार्मूला में पढ़ा था कि जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के साइन हटाते हैं और लगाते हैं हम इक्वल, तो साथ में एक लेते हैं कांस्टेंट। तो हम यहाँ पे V इज इक्वल्स टू, अब ये देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटा के हमने क्या लगा, इक्वल। तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा। अब हम कांस्टेंट कौन सा लेंगे, जो जॉर्ज साइमन ओम्स ने लिया था। आपने पढ़ा था नाइन्थ में फार्मूला, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वहाँ पे लेते थे हम G। तो ये जो कांस्टेंट जो साइंटिस्ट ने लिए थे हम वही लेंगे। तो V इज इक्वल टू कांस्टेंट लेंगे यहाँ पे R, और यहाँ पे आ जाएगा I। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि V इज इक्वल टू IR। अब जान पहचान कर लेते हैं, कौन कौन जान पहचान का है। तो V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब R क्या है हमें नहीं पता, तो R से जान पहचान करेंगे, वेयर R इज ए, क्या होगा R, वेयर R इज ए कांस्टेंट। R क्या होगा, एक कांस्टेंट। अब इसको हम कहेंगे क्या, नोन एज रेजिस्टिविटी ऑफ, सॉरी नोन एज रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो यहाँ पे R क्या होगा, R होगा एक कांस्टेंट जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। अब इस फॉर्मूले से ही हम R की वैल्यू ड्राइव कर सकते हैं। क्या करेंगे अगर R चाहिए हो इस फॉर्मूले से, ऊपर देखते हैं। इस फॉर्मूला से अगर हमें R की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से अगर हमें R चाहिए तो इस I को, जो I इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इस I को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये I मल्टीप्लाई से कहाँ जाएगा, डिवाइड में।
तो फॉर्मूला आ जाएगा R इज इक्वल टू V, और ये I कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो V अपॉन I। ये आपके पास एक फॉर्मूला आ गया जिससे आप R की कोई डेफिनेशन दे सकते हैं। तो यहाँ से आप R की डेफिनेशन क्या देंगे, रेशो ऑफ V एंड I, रेशो ऑफ V एंड I इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब इसको लैंग्वेज कैसे देंगे हम, रेशो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ कंडक्टर विद इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन इट इज नोन एज रेजिस्टेंस। अब यहाँ से हम इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं। V क्या था, वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस, यूनिट क्या होती है वोल्ट, यूनिट क्या होती है वोल्ट। I क्या था, इलेक्ट्रिक करंट, यूनिट क्या होती है एम्पियर। हाँ, तो रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट पर एम्पियर। अब इस वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर इज नोन एज ओम। क्या कहते हैं, वोल्ट पर एम्पियर को ओम। और इस ओम का सिंबल क्या होता है, ओम का सिंबल ये हेडफोन, ओपन हेडफोन, ये है आपका ग्रीक लेटर, इसका नाम होता है ओमेगा। तो R यानी रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या हो जाएगी ओम, और इसका सिंबल क्या है ये लैम्डा, सॉरी ओमेगा, ग्रीक सिंबल है इसका। अब फिर मैम ने आपसे पूछा कि डिफाइन 1 ओम, मैम ने क्या पूछा आपसे कि 1 ओम क्या होता है। हम आपको बता चुके मैम जब भी पूछा जाए 1 तो आप सब तरफ 1 1 लगा दीजिए। R क्या था रेजिस्टेंस, यूनिट क्या होगी ओम, तो लिख देंगे हम 1 ओम इज इक्वल टू V क्या है वोल्टेज, यूनिट क्या हो जाएगी वोल्ट, क्या लिख देंगे हम 1 वोल्ट, अपॉन में क्या है I करंट, यानी कि यूनिट क्या हो गई एम्पियर, तो नीचे क्या लिख देंगे 1 एम्पियर। लीजिए आगे डेफिनेशन, 1 ओम किसके इक्वल है 1 वोल्ट पर 1 एम्पियर। जब किसी कंडक्टर के, जब किसी सर्किट के जो एंड्स होंगे उनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट, और करंट कितनी फ्लो होगी उनसे 1 एम्पियर, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 ओम। यानी कोई एक ऐसा कंडक्टर जिसके एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 1 वोल्ट, और उसमें करंट कितनी फ्लो हो रही होगी 1 एम्पियर, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा 1 ओम। अब ये तो थी आपकी बुक की डेफिनेशन रेजिस्टेंस की। अब आपसे कोई पूछे कि रेजिस्टेंस क्या है, अपने शब्दों में बताइए, अपनी वर्डिंग में बताइए कि रेजिस्टेंस क्या है। चलिए एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये हमारे पास कोई कंडक्टर वायर है, और इस कंडक्टर वायर से हमें पहले पता था, लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज यहाँ से मूव करेगा एक एंड से दूसरे एंड की तरफ। ये कंडक्टर वायर में चार्ज A to B क्या करेगा मूव करेगा, और जब चार्ज मूव करेगा तब क्या होगा, जब चार्ज मूव करेगा तब आपका वर्क डन होगा, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं पोटेंशियल। तो जब ये चार्ज मूव करेगा इजीली तो इलेक्ट्रिक करंट इसमें क्या होगी फ्लो होगी। अब रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो इस चार्ज के फ्लो होने का क्या करेगा अपोज, यानी जो इस चार्ज को फ्लो होने से रोकेगा, बिल्कुल फ्रिक्शन फोर्स की तरह। 9th में फ्रिक्शन फोर्स पढ़ा था हमने, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, हमारी मोशन के अपोजिट फोर्स लगाता है, वो दो सरफेस के बीच लगेगा और हमारे मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट, यानी वो हमें स्टॉप करने का काम करेगा। ऐसे ही सेम रेजिस्टेंस भी क्या है, एक अपोजिशनल फोर्स है जो चार्ज के फ्लो होने का क्या करेगा अपोज करेगा। अब ये चार्ज जो है फ्लो हो रहे थे, अब यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे आ गया रेजिस्टेंस, और इसने क्या करा, इनके पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट की, यानी ये इनके पाथ में हिंड्रेंस क्रिएट करेगा, अपोज करेगा कि ये चार्ज पास होके ए से बी ना पहुंच पाए, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस कुछ नहीं, मैटर कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है जो किस चीज का अपोज करेगा, फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज के फ्लो होने का अपोज करेगी। ऐसी प्रॉपर्टी कंडक्टर की क्या कहलाती है, रेजिस्टेंस। अब हमारे पास 3 तरीके के सब्सटेंस होंगे रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। तो रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग 3 टाइप के सब्सटेंस। पहले सब्सटेंस होंगे जिनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, जिनका रेजिस्टेंस होगा लो, जिनका रेजिस्टेंस कैसा होगा लो। अब जब उनका रेजिस्टेंस लो है, बहुत ध्यान समझिएगा, जब रेजिस्टेंस कैसा है लो, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम है, जब वैल्यू कम है तो चार्ज इजीली पास हो जाएंगे। जब रेजिस्टेंस लो है, वैल्यू बहुत कम है, तो चार्ज इजीली पास हो जाएंगे
और हमारा मटेरियल क्या कहलाएगा, हमारा मटेरियल कहलाएगा कंडक्टर, कंडक्टर या गुड कंडक्टर। ठीक, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी तो हमारा मटेरियल कहलाएगा कंडक्टर, क्योंकि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी तो चार्ज ईजिली पास हो जाएंगे, तो हमारे वो सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, कंडक्टर, जिनमें रेजिस्टेंस की वैल्यू लो होगी। दूसरे ऐसे सब्सटेंस जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी होगी, हाई। अब नेक्स्ट जो सब्सटेंस है हमारे पास जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है। अब जब रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो यहाँ पे कुछ हिंड्रेंस क्रिएट होगी जिसकी वजह से चार्ज को पास होने में प्रॉब्लम होगी और चार्ज का मूवमेंट थोड़ा रुक जाएगा। ठीक, चार्ज का मूवमेंट वैसा नहीं हो पाएगा जैसा कंडक्टर में था। तो चार्ज जब मूवमेंट नहीं कर पाएगा प्रॉपरली, रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई, और हमारे मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, हमारे मटेरियल्स कहलाएंगे रेजिस्टर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेजिस्टर्स, हमारे जो मटेरियल्स होंगे क्या कहलाएंगे, रेजिस्टर्स। अब तीसरे हमारे पास कौन से हैं, तीसरे हमारे पास एक ऐसे सब्सटेंस हैं, तीसरे हमारे पास होंगे वो सब्सटेंस जिनका रेजिस्टेंस कैसा होगा, जिनका रेजिस्टेंस होगा इनफाइनाइट हाई। कैसा होगा, इनफाइनाइट हाई, यानी उनका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होगा, इनफाइनाइट हाई। ठीक, अब जब इनफाइनाइट हाई रेजिस्टेंस है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस हाई होगा, जब रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई है तो चार्ज बिल्कुल भी पास नहीं हो पाएगा, और जब चार्ज मूव नहीं करेगा, पास नहीं होगा, तो हमारे वो सब्सटेंस, हमारे वो मटेरियल्स क्या कहलाएंगे, हमारे मटेरियल्स कहलाएंगे इंसुलेटर। तो हमारे पास 3 टाइप के मटेरियल्स होंगे ऑन द बेसिस ऑफ रेजिस्टेंस। जिनका रेजिस्टेंस लो होगा, चार्ज इजीली पास हो जाएगा, उन्हें कहेंगे कंडक्टर। जिनका रेजिस्टेंस हाई होगा, चार्ज को पास होने में थोड़ी प्रॉब्लम्स होंगी, उनको कहेंगे रेजिस्टर्स। और जिनका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हाई होगा, बहुत हाई, मैक्सिमम हाई, फिर चार्ज बिल्कुल पास नहीं हो पाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो चार्ज के फ्लो को, चार्ज के मोशन को क्या करता है, अपोज करता है। तो जब रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हाई हो जाएगा तो चार्ज बिल्कुल भी पास नहीं होगा, और हमारे सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, हमारे सब्सटेंस कहलाएंगे इंसुलेटर। तो आपने ओम्स लॉ पढ़ लिया और रेजिस्टेंस के बारे में बात कर ली। ओम्स लॉ क्या था, फिर से एक बार आपको रिकॉल करा दें। ओम्स लॉ क्या था, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। स्टेटमेंट याद रखिएगा, इससे पहले सिर्फ एक नाम लगाना है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। बिल्कुल लिखते ही याद कर लीजिएगा, नोट्स आपके सामने हैं, और अपनी हैंड राइटिंग में अगर आप नोट्स बनाएंगे तो आपको पढ़ने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। ये आपका स्टेटमेंट है, और आप वो छोटा सा 2 लाइन का डेरिवेशन लगाएंगे। V इज इक्वल टू आई आर, जहाँ पे आपका R क्या था, R था रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ लिया हमने, क्या था, एक अपोजिशनल फोर्स जो चार्ज के फ्लो का क्या करेगा, अपोज। अब आप नोट्स देख लीजिए, नोट्स में आपके क्या लिखा हुआ है, नोट सामने रखिएगा बिल्कुल। तो आपके पास अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, at constant temperature the current flowing, at constant temperature the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its end। फिर वो छोटा सा डेरिवेशन, उसके बाद आपको रेजिस्टेंस की एक डेफिनेशन है कि द प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर बाय विच इट अपोज द फ्लो ऑफ करंट, यानी करंट का फ्लो अपोज करेगा, क्या कहलाएगी प्रॉपर्टी, रेजिस्टेंस। वहाँ से फिर आपको 1 ओम की डेफिनेशन बताई थी कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर सच दैट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट अप्लाइड टू इट्स एंड, यानी हमारे सर्किट या कंडक्टर पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा, 1 वोल्ट का, और करंट कितनी फ्लो होगी उसमें, 1 एम्पियर। आपको 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 कूलॉम निकालना हो तो मेन फॉर्मूले में यूनिट के साथ 1 रख दीजिएगा, और जो भी स्टेटमेंट आप बना पाएँ वो 1 ओम, 1 वोल्ट और 1 एम्पियर की डेफिनेशन हो जाएगी। उसके बाद हमने 3 तरीके के सब्सटेंस पढ़ लिए, 3 तरीके के सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ते हैं एक नई चीज़ कि ऐसे फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीज या डिक्रीज, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो अब रेजिस्टेंस जो हमारा, ये कुछ पॉइंट्स पर डिपेंड करता है। गर्मी क्योंकि बहुत है, आप लोग तो आराम से पंखे में बैठे होंगे,
2-4 कूलर चला के बैठे होंगे, 1-2 ने पॉज भी कर दी होगी वीडियो कि चाय पी लें तब तक, चलो कोई बात नहीं। तो अब हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स पढ़ना है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास फैक्टर्स, हेडिंग क्या है हमारे पास, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, अफेक्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं, मतलब इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे फैक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारे पास पहला जो फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करेगा, पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। हम लिख सकते हैं पहला फैक्टर क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब लेंथ ऑफ कंडक्टर रेजिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करेगी, तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R क्या है, रेजिस्टेंस, L क्या है, लेंथ ऑफ कंडक्टर। डायरेक्टली का मतलब बता चुके आपको कि दोनों तरफ सेम रहेगा, अगर एक को बढ़ाएंगे दूसरा बढ़ जाएगा, एक को कम करेंगे दूसरा कम हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लेंथ कैसे अफेक्ट करेगी किसी रेजिस्टेंस को। तो अगर लेंथ कैसी होगी, हाई, लेंथ कैसी होगी हाई, तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई। और लेंथ अगर कैसी होगी, लो, तो रेजिस्टेंस भी कैसा होगा, लो। यानी जितनी लेंथ बढ़ाएंगे उतना रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। किसी कंडक्टर वायर की लेंथ डबल कर देंगे तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो भाई लेंथ डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कैसा हो जाएगा, डबल। लेंथ हाफ कर देंगे किसी वायर की तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, जब लेंथ हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। अब आपके पास 2 वायर हैं, पहला वायर है AB और दूसरा वायर है आपके पास CD। AB की लेंथ है 5 मीटर और CD की लेंथ है 8 मीटर। 2 वायर्स, पहला 5 मीटर का, दूसरा 8 मीटर का। अब आपसे पूछा जाए कि इन दोनों वायर्स में से AB और CD में से किसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, तो आपको पता है कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, तो जिसकी लेंथ ज़्यादा उसकी रेजिस्टेंस हाई। तो यहाँ पे जो वायर CD है जिसकी लेंथ 8 मीटर है उसकी रेजिस्टेंस कैसी होगी, हाई। तो अगर आपके पास 2 वायर हैं, पहला लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट, एक वायर आपके पास है लॉन्ग और दूसरा शॉर्ट वायर है, तो किसकी रेजिस्टेंस हाई होगी, लॉन्ग वायर हैज हाई रेजिस्टेंस, ठीक। तो रेजिस्टेंस का तो आपने अफेक्शन पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं सेकंड कौन सा फैक्टर है, सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, ठीक। तो लेंथ ऑफ कंडक्टर हमने पढ़ा कैसी थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एरिया ऑफ कंडक्टर कैसा हो जाएगा, फॉर्मूला देखते हैं, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली जो चीज़ सामने लिखी होती है वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो रेसिप्रोकल में होगी वो कैसी होगी, वो होगी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब रेसिप्रोकल में इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली में क्या करते थे, एक को बढ़ाते थे दूसरा बढ़ जाता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, इनवर्सली में होता है उल्टा, अपोजिट होता है कि अगर एक को इंक्रीज करेंगे तो दूसरा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर एक को इंक्रीज करेंगे दूसरा डिक्रीज, और एक को डिक्रीज करेंगे तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि कौन से ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो बारी आती है एरिया। तो एरिया कैसा है, देखिए रेसिप्रोकल में लिखा है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है, क्योंकि वायर हमारा होगा इस फॉर्म में, ये होगा हमारा वायर, तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या लिया हमने, ए। अगर एरिया हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम, और एरिया इंक्रीज करेंगे तो एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस कैसा हो जाएगा, हाई। अब आपसे क्वेश्चन पूछा रहेगा कि एरिया को डबल करने पर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एरिया को जब डबल करेंगे तो रेजिस्टेंस हो जाएगा हाफ। याद रखिएगा, जो इसका डबल का 2 है वो यहाँ डिवाइड में लग जाएगा। अगर आपसे कहें कि एरिया को ट्रिपल कर दिया तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो एरिया को ट्रिपल करने के लिए आप 3 लगाएंगे और वही 3 आ जाएगा आर के रेसिप्रोकल में। तो जितना आप एरिया बढ़ाएंगे उतनी रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फिर आपके पास एरिया से मतलब है, आपके पास 2 वायर होंगे, फिर से एक वायर AB जिसकी लेंथ है 5 मीटर और दूसरा वायर CD, लेंथ इसकी भी 5 मीटर है आपकी। याद रखिएगा,
पहला वायर आपका था AB जिसकी लेंथ कितनी थी 5 मीटर, दूसरा वायर आपके पास CD जिसकी लेंथ कितनी है 5 मीटर, यानी लेंथ दोनों की कैसी है इक्वल। अब जब लेंथ इक्वल है तो लेंथ के अकॉर्डिंग दोनों का रेजिस्टेंस कैसा रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन एक वायर ये रहा आपके पास और दूसरा वायर ये रहा, लेंथ आपकी इक्वल है, इसका मतलब लेंथ से कोई मसला नहीं, लेंथ इक्वल है। अब की बात किसकी करेंगे, एरिया की। तो एरिया के रेजिस्टेंस कैसा था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एक आपके पास है थिक वायर और एक है आपके पास थिन वायर, लेंथ दोनों की सेम है तो किसका ज़्यादा होगा एरिया, देखिए एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम, और एरिया कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। जो आपका ये थिन वायर है इसका एरिया कैसा होगा, कम, और थिन वायर का एरिया कम होगा तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, थिन वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई। और थिक वायर का एरिया कैसा है, ज़्यादा, तो जब थिक वायर का एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो। तो याद रखिएगा थिन वायर का रेजिस्टेंस हाई होगा और थिक वायर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, लो होगा। और लेंथ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जो लॉन्ग वायर है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा और शॉर्ट वायर का रेजिस्टेंस कम होगा। तीसरा फैक्टर देखते हैं हम, कौन सा फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो थर्ड फैक्टर हमारे पास है नेचर ऑफ मटेरियल। थर्ड फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ मटेरियल। अब हमारे पास कई तरीके के मटेरियल्स हैं, कई तरीके के हमारे पास एलिमेंट्स हैं। अब हमने दो वायर लिए हैं, ये लीजिए लेंथ 5 मीटर, ये दूसरा वायर, इसकी भी लेंथ कितनी 5 मीटर, दोनों का एरिया भी सेम। भाई दोनों ही वायर कैसे हैं, लीजिए दोनों ही वायर हम थिक वायर ले रहे हैं, ठीक है, यानी अब की तो लेंथ भी सेम है, और वायर जो आपका AB है और दूसरा वायर आपका CD, लेंथ भी सेम आपकी और आपका एरिया भी सेम, क्योंकि सेम थिकनेस के वायर हैं, तो लेंथ और एरिया का तो कोई मसला नहीं आपकी। लेकिन आगे हम एलिमेंट यूज़ करते हैं कि किस मेटल के किस एलिमेंट के वायर हैं। तो पहला जो वायर है हमारे पास AB, ये किसका है, ये है कॉपर का। पहला वायर AB किसका है, कॉपर का, और दूसरा वायर जो है CD, ये किसका है, टंगस्टन का। ये किसका है, टंगस्टन का। तो पहला वायर AB कॉपर का, दूसरा वायर CD किसका, टंगस्टन का। आपको पता है कॉपर क्या है, एक एलिमेंट है, मेटल है, और कॉपर टंगस्टन की कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रिक करंट को पास कर सकता है, ईजिली पास होती है उससे। तो जब इससे ईजिली करंट पास होगी, इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा, इसका होगा रेजिस्टेंस हाई, सॉरी ईजिली पास होगी तो रेजिस्टेंस कैसा, लो। और जो टंगस्टन है, टंगस्टन एक हाई रेजिस्टेंस वायर होता है, टंगस्टन का रेजिस्टेंस कैसा होगा, हाई। अभी हमने पढ़ा था जो रेजिस्टर, तो ये टंगस्टन क्या है, एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर क्या होते हैं, जिनका रेजिस्टेंस कैसी होती है, हाई। तो हमने ये देखा कि मटेरियल के नेचर पर भी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। दो वायर जिनकी लेंथ सेम, जिनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम, लेकिन मटेरियल अलग, पहला कॉपर दूसरा टंगस्टन, हमें पता है कॉपर से ईजिली पास हो जाती है इलेक्ट्रिक करंट, तो कॉपर का रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम। और टंगस्टन हमारे पास जो है, टंगस्टन क्या है, टंगस्टन एक रेजिस्टर है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो रेजिस्टर होते हैं उनका रेजिस्टेंस कैसी होती है, हाई। तो देखिए यहाँ पे मटेरियल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस आपकी चेंज हो जाएगी। फोर्थ फैक्टर के लिए हमें इस लेंथ को मिटाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, लेंथ वाली बात आप सीख गए हैं, ठीक। तो फोर्थ फैक्टर हमारा होता है, फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करेगा, तो नॉर्मली जो प्योर मेटल है, नॉर्मली क्या है, जो प्योर मेटल्स, उनकी आप अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज, और टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। यानी हम कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, टेम्परेचर। लेकिन किसकी बात कर रहे हैं, प्योर मेटल्स की, कि अगर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन बात करी जाए अगर रेजिस्टर्स की, किसकी बात करी जाए, रेजिस्टर्स की, तो अगर रेजिस्टर्स का हम टेम्परेचर इंक्रीज भी कर दें तो उनके रेजिस्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। याद रखिएगा ये बात, टेम्परेचर वाली सिर्फ प्योर मेटल्स के लिए है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस के आप अफेक्शन के 4 फैक्टर्स समझ गए, कौन कौन से थे। पहला था लेंथ ऑफ कंडक्टर, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस।
दूसरा आपके पास था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो था इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब आपका लास्ट टॉपिक एक बहुत छोटा सा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है आज का लास्ट, मतलब क्योंकि वीडियो में ऐसा होता है ना कि आप ऑनलाइन उतनी देर तक मोबाइल पकड़े बैठेंगे, फिर आप सोचेंगे हमारी एमबी भी जा रही है, दूसरे भी काम करना है, तो इसीलिए वीडियो थोड़ी छोटी छोटी डाल रहे हैं। बाकी आप लोग के पास टाइम ज़्यादा है, आप लोग अपने नोट्स अपने आप बनाइए। जो नोट्स हैं आपके पास बिल्कुल हम उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं, एक एक डेफिनेशन, लेकिन आप अगर अपने हाथों से अपनी राइटिंग में लिखेंगे तो आप पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा, अपने नोट से पढ़ने में अच्छा लगता है। लास्ट हेडिंग है आज की रेजिस्टेंस, लेकिन कैसा रेजिस्टेंस? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम कहते क्या हैं? इसको हम कहते हैं रेजिस्टिविटी। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी। अब ये क्या होता? दो फैक्टर्स, कुछ नहीं करना आपको, जो आपने रेजिस्टेंस के फैक्टर्स पढ़े हैं, पहला लेंथ दूसरा एरिया, दोनों याद होंगे। आप लिखिएगा वी नो दैट, लिखा भी होगा आपके नोट्स में, आप सिर्फ समझ लीजिए। हाँ, तो जो आलसी बच्चे हैं वो सिर्फ समझ लें, और जो मेहनती बच्चे हैं वो इस बात को दोबारा से लिखें 2-3 बार। तो हमें पता है कि क्या पता है भैया, सब कुछ पता है। हमें पता है कि रेजिस्टेंस जो था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेंथ ऑफ कंडक्टर। दूसरी बात क्या पता थी हमें पता थी कि रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर। इसे लेते इक्वेशन फर्स्ट और इसे लेते इक्वेशन 2, काम शुरू बस। तो फर्स्ट पॉइंट अफेक्शन से ये सेकेंड पॉइंट, दोनों को सिमिलर कर दें, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इसे हम लिख सकते हैं R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, ऐसे लिख सकते हैं इसे। R इज, देखिए सामने लेंथ कैसी थी सामने, और एरिया कैसा था रेसिप्रोकल में। अब फिर हमारे पास ये आ गया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसको फिर हम हटाएंगे, हमें फिर एक कांस्टेंट चाहिए होगा, तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? R इज इक्वल टू, इक्वल लगाएंगे, और एक साथ में कांस्टेंट चाहिए होगा, तो यहाँ पे भी कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट आया हमारे पास। पिछली बार हमने कांस्टेंट पढ़ा था रेजिस्टेंस, अब की एक नया कांस्टेंट आया, और बाकी L अपॉन A को वैसे ही लिख देंगे। अब करते हैं जान पहचान। जान पहचान, R क्या था हमारा? रेजिस्टेंस, L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक। अब ये जो नया एलिमेंट हमारे पास है, नया सिंबल, ये क्या है? तो ये है रो। ये क्या है? रो। इसी को हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। कभी कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ड्राइव द रिलेशन बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी, तो भी आपको यहां तक लगा के छोड़ देना है, ठीक है। ड्राइव द रिलेशन, देखिए रिलेशन है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में, क्या है ये? रिलेशन। अब कोई आपसे कहे कि रो की वैल्यू निकालिए, तो रो की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नोट भी करते चलिएगा साथ साथ। तो रो की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं हम? उसके साथ जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेजेंगे, जो डिवाइड में उसको मल्टीप्लाई में, तो हम लिखेंगे रो इज इक्वल्स टू R। और ये देखिए एरिया कहाँ था? डिवाइड में, तो ये जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये L कहाँ थी? मल्टीप्लाई में, ये कहाँ जाएगी? डिवाइड में। तो आपकी ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल्स टू RA अपॉन L। इन दोनों फार्मूला का न्यूमेरिकल्स में काफ़ी यूज होगा, ठीक। अब अगर आपसे कोई पूछे कि इसकी यूनिट कैसे निकालेंगे, तो जितने भी कंपोनेंट्स होंगे फॉर्मूला में, सबकी यूनिट अगर हम रख दें तो इसकी यूनिट हमें पता चल जाएगी। R क्या था? रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है R की? ओम। क्या होती है यूनिट? ओम। A क्या? एरिया। एरिया की यूनिट क्या हो जाएगी? एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। भाई एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, तो मीटर स्क्वायर। और ये लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? सिर्फ मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, हमारे पास क्या बचा? यूनिट बची ओम और मीटर। अब इस ओम मीटर को हम ऐसे सिंबल में लिख सकते हैं, ये रहा ओम का सिंबल और ये रहा मीटर का सिंबल। तो रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट क्या आ जाएगी? ओम मीटर, ठीक है। अब एक क्वेश्चन कंडीशंस आपको मिलेगी कि रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के इक्वल कब होगी। ये जो रेजिस्टिविटी है रेजिस्टेंस की इक्वल करना हो अगर हमें, तो इस A और L को हटाना पड़ेगा। और किसी चीज़ को हटाने का मतलब क्या? फार्मूला से उसकी वैल्यू 1 ले लें। क्या करेंगे हम? मैम आपसे पूछेंगे कि रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली रेजिस्टेंस की इक्वल कब होगी, तो जब ये दोनों हट जाएंगे। हटने का मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना? 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ ऑफ कंडक्टर कितनी? 1 मीटर। तो ये दोनों पुट कर दें, तो रो इज इक्वल टू R इंटू 1 अपॉन 1
तो रो इज इक्वल टू आर। तो आपका रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी न्यूमेरिकली इक्वल कब होंगी? व्हेन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, देन रेजिस्टिविटी इज न्यूमेरिकली इक्वल टू रेजिस्टेंस। तो ये आपके आज रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ओम्स लॉ के टॉपिक हो गए। हमने अफेक्शन के फैक्टर्स भी पढ़े। इन सब डेरिवेशंस को, जो ये डेरिवेशंस हैं आज के, 2-3 बार लगाइएगा और ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जिनके पास अभी भी नोट्स नहीं पहुँचे हैं वो कोचिंग में आकर नोट्स अवेल कर लें और आने से पहले एक बार कॉल ज़रूर कर दें, ठीक। बाकी पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।